बात उस टाइम की जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था एक्चुअली, तो मैं मैथ में बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट था, बहुत एवरेज स्टूडेंट था। इट मीन्स सिर्फ पासिंग मार्क्स ही मेरे आते थे। तो उस टाइम पे सर ने मुझसे कहा कि बेटा तू छोड़ दे, तेरे से मैथ नहीं होगा, आगे प्लस वन में जाना, मैथ मत लेना, कुछ भी लेना मैथ मत लेना। मेरी नोटबुक में भी लिख दिया था कि तू कुछ कर नहीं सकता। मैं इतना एवरेज, बिलो एवरेज बच्चा था 10th क्लास में। उन्होंने मेरी नोटबुक में नोट जो जैसे डालते हैं पेरेंट्स के साइन करवाने के लिए, उन्होंने स्पेशली लिख दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते बेटे। तो बस वो टाइम था और आज का टाइम है। तो मैंने भी सर को उस टाइम कहा था, सर मैं आगे पढ़ूंगा तो सिर्फ मैथ ही पढ़ूंगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो हर किसी की लाइफ में यूज होता है। आप अनपढ़ हैं तो भी आप मैथ्स को यूज करते हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो भी आप मैथ्स को यूज करते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी की लाइफ में डेली यूज होता है। आज 22 दिसंबर 2020 को नेशनल मैथमेटिक्स डे। 26 फरवरी 2012 को पीएम मनमोहन सिंह, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने वहां से अनाउंस किया था कि 22 दिसंबर को, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है श्रीनिवासा रामानुजन जी की, इंडियन मैथमेटिशियन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं 2012 को भी मैथमेटिक्स ईयर सेलिब्रेट किया गया था। 2012 जो ईयर थी वो मैथमेटिकल ईयर थी। ठीक है। आज इस वीडियो में मैं आपसे मिलाना चाहूंगा एक ऐसे मैथमेटिक्स के गुरु से जो कि जीरो थे। हाँ, जीरो, मैथ्स में जीरो थे और आज वो मैथ्स के हीरो हैं। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, जानेंगे उनका सफर जीरो से हीरो तक का। चलिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म भी जानेंगे इलिप्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर के साथ बेटा। तब तक आप बने रहिए अनुसर के साथ। हैव अ नाइस डे बेटा। थैंक यू सो मच। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है अनुज सर, जो कि लेक्चरर हैं डीएवी स्कूल में मैथमेटिक्स के। सर, वेलकम टू शकुंतलास। थैंक यू सिद्धार्थ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत बहुत थैंक करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम आपको मैसेज किया, पहली बार में आपने बिल्कुल हाँ बदल लिया कि हम इंटरव्यू करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके सिद्धार्थ सर, थैंक यू। मुझे वैसे आपको बोलना चाहिए सिद्धार्थ। नो सर, क्योंकि मुझे आपने मौका दिया। सच्ची ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं कैमरे को फेस कर रहा हूँ। यस सर। तो थैंक्स सिद्धार्थ। थैंक यू सर। आप सभी से सर हम पढ़े हैं, आप सभी से सीखा है सर मैंने। हाँ जी सर, अभी 22 को मैथमेटिक्स डे है, तो सर ओके मैं आज आपसे सर आपकी जो जर्नी रही है मैथमेटिक्स को लेकर सर उसके बारे में जानना चाहूंगा। और काफी जो ऑडियंस है, हमारे जो बच्चे हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि जो मैथमेटिक्स को लेकर जो करियर है उसके बीच में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, कैसी एक जर्नी रहती है मैथमेटिक्स के टीचर की या फिर जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होता है उसकी। सर ओके तो सर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के सर वीडियो को। ओके बेटा। सर, आपने मैथ्स को ही चूज क्यों किया? फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धार्थ, और मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। उसको छोटा या बड़ा बनाते हैं उसकी इंटरेस्ट, उसकी चॉइसेस। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को अपने इंटरेस्ट से, अपनी चॉइस मान के और अपने करियर का एक ऑप्शन मान के पढ़े ना, तो वो सब्जेक्ट से कोई भी हो निखार जरूर आएगा आपके करियर में, आपके बेटे लाइफ में बिल्कुल चेंजेस आएगा। जहाँ तक मेरी बात है मैथ को चूज करने की, तो इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है जो हर साल मैं अपने बच्चे को बताता हूँ। और मैं चूँकि मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने आया हूँ, तो मैं भी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सिद्धार्थ मैं कर सकता हूँ? यस सर, श्योर। तो बात उस टाइम की जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था एक्चुअली। यस सर। तो मैं आदर्श बाल मंदिर आजाद चौक नानोल में मैं पढ़ा हूँ, नानोल से। मेरी कंप्लीट हायर एजुकेशन तक नानोल से रही है। तो जब मैं 10th क्लास में था तो हमारे एक टीचर होते थे मैथमेटिक्स के, दिनेश कुमार नाम है उनका। हाँ जी सर। मैं उनको बहुत मानता हूँ। ये समझ लो कि आज जो भी कुछ हूँ मैं सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। अगर वो मेरे को फोर्स नहीं करते तो शायद मैं BBA या MBA कर रहा होता। मेरा पर्सनली इंटरेस्ट BBA और MBA करने में था उस टाइम पे, कि मैं +1 में होने के बाद मैं कॉमर्स लूँगा और मैं MBA की तरफ जाऊँगा। लेकिन उन सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं, जिनकी वजह से मैं मैथ को चूज कर पाया।
एक्चुअली मैं मैथ में बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट था, बहुत एवरेज स्टूडेंट था। इट मीन्स सिर्फ पासिंग मार्क्स ही मेरे आते थे। ओके सर। और चूंकि मेरे पापा जी भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे, इंग्लिश लेक्चरर, इंग्लिश की पोस्ट पे, यस सर। तो ऐसा हुआ कि जब विंटर ब्रेक के बाद हम जब स्कूल गए तो सर ने हमें टेस्ट बोल दिया। और क्योंकि सिलेबस पूरा हो चुका तो सर ने अपनी तरफ से कैसे क्वेश्चन बोल दिए जो मेरे माइंड से बिल्कुल बाहर थे। ओके सर। तो मैंने थोड़ी सी चीटिंग भी की थी उस टाइम पे, यस सर। लेकिन उस चीटिंग को सर ने पकड़ लिया और टेस्ट मेरे को ना दे के मेरे पापा जी को दे दिया। ओके सर। और पापा जी को बुलाया उस टाइम पे कि देखो आपके बच्चे ने क्या किया, आप यहाँ पढ़ाते हो, आपके बच्चे हैं चीटिंग करता है। तो उस टाइम पे सर ने मुझसे कहा कि बेटा तू छोड़ दे, तेरे से मैथ नहीं होगा, आगे +1 में जाना, मैथ मत लेना, कुछ भी लेना, मैथ मत लेना। तो बस वो टाइम था और आज का टाइम है। तो मैंने भी सर को उस टाइम कहा था सर मैं आगे पढ़ूंगा तो सिर्फ मैथ ही पढ़ूंगा। और यही कारण है कि मैंने 11th में आके कोई सब्जेक्ट ना लेके मैथ लिया और आर्ट्स विद मैथ सेलेक्ट किया मैंने, क्योंकि मुझे मैथ में आगे कुछ करना था। यही कारण है कि मैंने आगे अपने सब्जेक्ट को मैथ ही चूज किया। सर हाँ जी। वहीं से ही आपको आपके अंदर वो चीज आगे की यार मेरे को अब करना मैथ्स ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहीं से मुझे लग गया था कि हाँ मुझे मैथ में कुछ करना है, बस ये था। और मैंने अपनी पूरा कंसंट्रेशन पावर से सिर्फ मैथ ही किया है, बाकी सब्जेक्ट में मेरे सिर्फ पासिंग मार्क्स ही आते थे, 50, 55, 60 बस। ये था। हाँ जी। तो सर जिस काम को हम ठान लेते हैं तो वो काम अवश्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मान के चलो आप, बिल्कुल। ओके सर। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप 10th तक के बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थे मैथ्स के अंदर, तो सर उसके बाद 11th के अंदर देखो अब आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ मेरे को हाँ जी। मैथमेटिक्स अब आगे प्रोसीड करना है, तो सर उसके अंदर थोड़ा सा कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट जरूरी है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैथ्स के साथ फिर कैसे एक्सपेरिमेंट किया कि आपको इंटरेस्ट हाँ जी। बना और 11th में आप उसको सही तरीके से लेके चले? बिल्कुल। तो मैं बताना चाहता हूँ सिद्धार्थ, उस टाइम पे जिस टाइम मैंने 10th पास की थी, हाँ जी सर। उस टाइम पे मैं बिल्कुल एवरेज था। और चूंकि मैंने कोई ट्यूशन नहीं की थी, हाँ जी। और ट्यूशन उस टाइम में शायद ऑप्शन कर भी नहीं सकता था मैं, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं थी ओके सर। घर की। हाँ जी सर। तो मैंने लगड़ तगड़ के मेहनत करके वहाँ पे 67 मार्क्स लिए थे 10th क्लास में मैथ्स में। यस सर। उसके बाद जैसे ही मेरे को 11th में हुआ कि मुझे सर को कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, तो फिर मैंने अपनी डीपली स्टडी की थी, अपनी डीपली स्टडी स्टार्ट कर दी। पहले 11th क्लास में मैंने जब जून की छुट्टियां पड़ी तो मैंने 10th क्लास का फिर से सिलेबस किया। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक जड़ें हैं मैथमेटिक्स की, वो मैंने पकड़ी। सारे फॉर्मूला, सारे अलजेब्रा सब मैंने अच्छे से समझा उसको। 11th क्लास, पूरी 11th क्लास मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में चली गई। लेकिन उसका रिजल्ट ये आया जब मैंने 12th क्लास में जब एंटर किया तो मैं इतना मजबूत हो चुका था अपने मैथमेटिक्स में कि मैं कोई भी क्वेश्चन कर सकता था बिना हेजिटेशन के, बिना रुके हुए। और फाइनली 12th का जब रिजल्ट आया तो मेरे मैथमेटिक्स में 98 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। वाह सर। हाँ जी सर आज तो सभी जो कहावतें होती है कि जैसे पहले मैंने बताया कोई भी काम को हम ठान लेते हैं तो वो जरूर अवश्य पूरा होता है। दूसरा कि जो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। तो आज बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ सिद्धार्थ की सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होती है सच्ची। मैथमेटिक्स यही कहता है कि मुझे टाइम दो तब मैं आपको कुछ दूंगा, और मैं 100% दूंगा। मैथमेटिक्स ये कहता है। यस सर, श्योर। हाँ जी। तो सर उसके बाद आपने 12th करने के बाद कैसे अपने करियर को प्रोसीड किया मैथ्स के? हाँ जी, तो कॉलेज में मैंने जब +2 पास कर ली थी उस टाइम पे मेरे पास आगे कॉलेज का ऑप्शंस था। मैं बाहर भी पढ़ सकता था यस सर। और मैंने यहाँ भी पढ़ सकता था, लेकिन मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि घर की इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी, यस सर। इसलिए मैं यहाँ रह के पढ़ाई करना मुझे ज़्यादा उचित लगा। और मैंने अपने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नारनौल में यहाँ एडमिशन लिया कॉलेज के लिए। यस सर। तो मैंने आर्ट्स विद मैथ ले रखा था, तो मैंने सब्जेक्ट चूज किया मैथ एंड ज्योग्राफी। हिंदी इंग्लिश तो मेन सब्जेक्ट होते ही हैं। यस सर। तो मैथ ज्योग्राफी से मैं आगे बढ़ा। तो वहाँ पे जो सर मिले वो इतने एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड सर मिले। मैं नाम बताना चाहूँगा, डीपी सैनी। तो प्रोफेसर डीपी सैनी थे हमारे, वो भी नानौल से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे गाइड किया कि बेटा तू आर्ट्स का बच्चा है तो किसी भी एक सब्जेक्ट को अपनी मजबूती बनाओ और उसी को देखो। ये कह रहे कि वो 3 साल
ये जो आप 3 साल कॉलेज में बिताओगे ये आपके करियर के सबसे बेस्ट 3 इयर्स होंगे, और इन 3 साल में आपको पता चल जाएगा कि आगे लाइफ में आप कहाँ स्टैंड करोगे और कहाँ नहीं करोगे। अगर ये 3 साल आपने आर्ट्स का स्टूडेंट समझ के ऐसे ही बिता दिए तो आप अपनी लाइफ के बचे हुए 70 साल ऐसे ही स्ट्रगल करके बिताओगे। और आपने इन्हीं 3 सालों में अपनी मजबूती दिखा दी, सारा बैकग्राउंड आपने क्लियर कर लिया। बैकग्राउंड का मीनिंग था उनका कि जो आपने पढ़ रखा है 11th 12th का 10th का, वो आप कंटिन्यूसली पढ़ते चले, क्योंकि कॉलेज का सिलेबस बहुत ईजी सा होता है और हल्का फुल्का होता है। यस सर। मिनिमम या मैक्सिमम ये कह दो 3 और 4 मंथ्स में हम क्लियर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अपनी जो स्ट्रेंथ है, मैथ की स्ट्रेंथ है, वो मजबूत करो, ताकि आप जैसे कॉलेज से बाहर आओ फाइनल ईयर करने के बाद तो आप ये कह सको कि हाँ मैं मैथ को कंटिन्यू कर सकता हूँ, 11th 12th को मैं पढ़ा सकता हूँ। तो यही कारण था कि मैं मैथ में इतना मजबूत हो पाया थोड़ा सा। ठीक है। हाँ जी सर, आपके करियर में जो मैथ्स को लेकर जो डिफिकल्टीज थी वो कौन कौन सी थी सर? हाँ जी सिद्धार्थ, डिफ़िकल्टीज बेटा मेनली तो ये थी कि जब मैं 11th क्लास में हुआ और हमारे स्कूल में स्पेशल बुक लगा करती थी, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स। यस सर। तो एक कंडीशन हमारे घर की ऐसी भी थी कि मैं बुक ही मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाती थी। मेरे बड़े भैया थे, उन्होंने साइंस सब्जेक्ट ली। मैं बताता हूँ आपको, मेरे बड़े भैया ने साइंस ली थी, उनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बुक खरीदने के पैसे नहीं थे। वो मेरे बड़े भैया हैं, वो बहुत रोए भी थे कि पापा जी आपने मेरे को साइंस दिला दी, बुक नहीं दिलवाई, अब मैं कैसे पढ़ूंगा। सर हमें टॉर्चर करते हैं, बुक लेके आओ, तो मैं बुक से पढ़ूँ कैसे। तो इसी वजह से कुछ रीजन ऐसे भी थे कि जिसकी वजह से मैंने आर्ट्स भी चॉइस की थी, कुछ कारण ये भी हो सकते हैं। तो जब डिफ़िकल्टी थी शुरू से लेके और MSc तक मेरे साथ ऐसे ही रही कि मैं ना तो कोई कोचिंग कर पाया, ना ही मैं अच्छे कोई एजुकेशन में जा पाया, ये भी था। और फिर मैं ये समझता हूँ लेकिन जो भी कुछ होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। yes, मैं यहाँ अपने घर पे रहा तो मैं मैथ को ज़्यादा टाइम दे पाया। yes, और डिफ़िकल्टीज मेनली ये थी कि जो मेरे साथ वाले दोस्त हैं वो ऐसे मोटरसाइकिल वगैरह पे जाते थे कॉलेज और मैं जाता था साइकिल पे, तो कुछ हंसी मजाक भी उड़ाते थे। yes, sir. कह रहे कि क्या हो रहा है बेटा, सर क्या हो रहा है ये, अनुज क्या कैसे आता है तू कॉलेज ऐसे सिंपल से कपड़े पहन के ऐसे बाइक पे। और आप यकीन नहीं मानोगे सिद्धार्थ, मैं MSc तक साइकिल पे ही जाता था कॉलेज। एक साइकिल थी मात्र मेरे पास, और 2013 तक आई थिंक यही कंडीशन थी घर की कि सिर्फ एक ही साइकिल थी घर में। सर वही और जो आपकी मेहनत हाँ, जो भी रंग लेकर आई है सर। बिल्कुल। यस सर। तो बहुत डिफ़िकल्टीज थी। तो बाद में लेकिन जैसे ही मैं मैथमेटिक्स की लाइन में उतरा और कॉलेज पास आउट होने के बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट की। पहले मैं स्कूल में पढ़ाने स्टार्ट किया, और मैं सबसे पहले उस स्कूल में गया जहाँ से मैंने अपनी LKG से लेके 8th क्लास तक स्टडी की थी। अपने हमारे यहाँ लोकल स्कूल है आदर्श स्कूल, उसमें मैं गया कि सर मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए पढ़ाना चाहता हूँ। आप मुझे फीस मत दीजिएगा, सैलरी मत दीजिएगा, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे क्या सीखा है, मैंने क्या सीखा इतना। तो उन्होंने मुझे मौका दिया और 4000 मुझे सैलरी भी दी। ओके सर। हाँ जी, बहुत अच्छा है। तो उस टाइम से मान लो कि 2011 की बात है जब मैंने फर्स्टली स्कूल ज्वाइन किया था, और 2011 से लेकर और अब तक कभी पूछे मिड़का नहीं देखा है मैंने। हाँ जी सर, काफ़ी स्ट्रगलिंग स्टोरी है आपकी। हाँ जी बेटा, बहुत। सर आपका मैथ्स ने आपकी एक लाइफ चेंज कर दी। हाँ बेटा। सर आपको लगता है कि मैथ्स के अलावा यदि उस टाइम उन सर ने आपको वहां पर डांटा नहीं होता, तो मैथ्स आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता और कोई दूसरा सब्जेक्ट होता आपके पास, तो आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा अच्छा कर पाते हैं, फिर उसमें कुछ अच्छा कर पाते हैं? मैं समझता हूँ बेटा कि जैसे मैं कॉमर्स, क्योंकि मेरे को कॉमर्स चूज करना था और मैं कॉमर्स चूज करता तो वो निखार मेरे अंदर नहीं आ पाता, मैं ये समझता हूँ। और मैं पूरा श्रेय अपने सर को देना चाहता हूँ। एक उनके साथ भी थे प्रवीण गौतम जी, जो हमें इंग्लिश भी पढ़ाते थे, उतना ही उनका मेरे ऊपर हक भी बनता है। वो भी मुझे बहुत डांटते थे, पीटते भी थे, बहुत पीटा हूँ मैं उन दोनों सर से। और उन दोनों सर की वजह से ही हमारे जो इंग्लिश वाले सर थे, उन्होंने मेरी नोटबुक में भी लिख दिया था कि तू कुछ कर नहीं सकता।
मैं इतना एवरेज, बिलो एवरेज बच्चा था 10th क्लास में। उन्होंने मेरी नोटबुक में नोट जो जैसे डालते हैं पेरेंट्स के साइन करवाने के लिए, उन्होंने स्पेशली लिख दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते बेटे। तो मैथ तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन हाँ, ये सच है कि अगर मैथ सब्जेक्ट मेरे पास नहीं होता और कॉमर्स में चूज करता तो बेटा मैं इतने आगे नहीं बढ़ पाता। और आज मैं ये समझता हूँ कि बेटा मैंने मैथमेटिक्स ने मुझे इतना दे दिया कि मैं अपनी लाइफ इजीली जी सकता हूँ, ये बात है। हाँ जी सर, आपकी लाइफ में आप मैथ्स का काफी रोल रहा है सर, बताएंगे कुछ एक पॉइंट? हाँ जी बेटे, मैथ्स का मेन रोल यही है बेटा कि जैसे मैंने एमएससी पास आउट की तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, अब तो एमएससी भी हो गई, अब क्या किया जाए, अब मैं क्या करूँगा। लेकिन हमारे एचओडी थे मिस्टर एनएन यादव जी, मैं उनको भी बहुत मानता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को एमएससी में पढ़ाई करते हुए देखा और जिस तरीके से मैं पढ़ता था, मतलब थ्योरम्स होती है मेनली एमएससी में, थ्योरम्स को मैं पढ़ के उनको लिख के दिखाता था, उनके सामने पेश करता था एज ए वाइवा भी हमारे हुए थे। तो एमएससी में जैसे उन्होंने मेरे को देखा तो उन्होंने मेरे को मौका दिया कि बेटा आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैंने बोला सर क्या मिलेगा, क्योंकि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी घर की, तो मुझे तो पैसे भी चाहिए थे उस टाइम पे। मैंने बोला सर क्या मिलेगा, तो बेटा बोले कि बेटा जी आपके तो रिजल्ट तो अभी आया नहीं एमएससी का, क्योंकि जब मैंने एग्जाम से दिया ही था तो वो बोले कि बेटा अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो यहाँ से बढ़िया एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एमएससी पास आउट करने के बाद जब किसी स्कूल में जाओगे और आप ये बताओगे कि मैंने कॉलेज में पढ़ा है, तो आपका 50% काम तो वही हो जाएगा। तो बेटा उन्होंने मेरे को जो जगह दी है कॉलेज में, आज जहाँ भी मैं जाता हूँ, जितनी बार भी मैंने डीए में अलग अलग कमेटी के सामने इंटरव्यू दिए, तो वो ये पूछते हैं कि आपके करियर की शुरुआत कहाँ से हुई। और मैं बोलता हूँ कि सर मैंने फर्स्टली कॉलेज में पढ़ाया हुआ है, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाल में पढ़ाया हुआ है। तो वो इतने खुश हुए, आधा मेरे जो 70% जो इंटरव्यू है वहीं पे ख़त्म हो जाता था। बस ये था। तो मैथ्स का मेन रोल रहा है मेरी लाइफ में। मैथ ने बहुत कुछ दिया है मेरे को। ये समझ लो कि जो बच्चा 10,000 रुपये 15,000 रुपये भी नहीं होते थे हमारे घर में, आज उसी मैथ्स की वजह से मैं 50+ सैलरी ले रहा हूँ, ट्यूशन भी आ जाती है काफ़ी सारी। यस सर। तो मैथ का बहुत रोल है मेरी लाइफ में बेटे। आज जो भी कुछ हूँ मैं इस सिंगल सब्जेक्ट मैथ की वजह से हूँ। और मैं अपने बच्चे को बताना चाहता हूँ बेटा, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हो 11th या 12th में सबसे मेन होते हैं वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन। वो 2 साल की आज़ादी के लिए मत चुनो कि मैं सब्जेक्ट हल्के ले लूँगा तो मेरी ये 2 साल ऐसे निकल जाएगी, मैं थोड़ा सब्जेक्ट ऐसे ले लूँगा तो मेरे कुछ नहीं कहेंगे टीचर्स। अगर आपने वो 2 साल ऐसे ही सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लिया कि मुझे कोई बर्डन ना पड़े, मुझे कोई टीचर टॉर्चर ना करे, तो बेटा प्लीज़ ऐसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन ना करें। सब्जेक्ट का सिलेक्शन वो करें जो आपको आगे कमाई दे सके। सब्जेक्ट का सिलेक्शन वो करो जिसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो अपने कैरियर को बढ़ाने में। तो मैं मेनली ये कहूँगा बेटे कि एक सब्जेक्ट ऐसा चुन लो जिसमें आपकी पकड़ हो, आपकी इंटरेस्ट हो, जिसमें आप पूरे कंसंट्रेट करके पढ़ सको, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं। आप बड़ी से बड़े पोस्ट पे जाओगे उसमें आपको मेनली 90% आर्ट्स फैकल्टी वाले मिलेंगे। जितनी भी सिविल सर्विस, जो भी सिविल सर्विस वाले बच्चे मिलेंगे वो सारे आर्ट्स फैकल्टी के मिलेंगे। बिल्कुल सर। तो आर्ट्स हल्की नहीं होती। यस सर। सभी सब्जेक्ट का अपना मेन रोल होता है। बिल्कुल ये समझो। हाँ जी। तो सर आपने अभी जो एक कोविड आ गया था, इसके अंदर स्कूल वगैरह सब कुछ बंद हो गए थे सर। मैंने आपको देखता रहता था, आप काफी कुछ करते थे बच्चों के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। आपको हाँ जी। आपने बच्चों के मैथ से हटने नहीं दिया, उनको हमेशा मैथ से जोड़ा रखा। सर उसके बारे में बताएंगे कि आपने इस कोविड के अंदर सब कुछ कैसे मैनेज किया? हाँ जी बेटे। तो हुआ ये था कि फरवरी या मार्च में मेनली लॉकडाउन लग गया था। यस सर। और हमें बोला गया कि अब तो ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा सब कुछ। यस सर। तो स्पेशली मैं मेरा हाल बताऊं सिद्धार्थ, क्या हुआ था कि मैंने प्रिंसिपल सर से कहा कि सर ऑनलाइन तो मैंने कभी फेस ही नहीं किया। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी स्टार्टिंग के 7 डेज या 10 डेज कि मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ और बनाते वक्त मेरा ध्यान कैमरे से हट गया। मतलब अगले दिन ही नेक्स्ट डे कह रहे कि सर आप हमें पढ़ा रहे थे या दीवार को पढ़ा रहे थे। क्यों ऐसा भी होता था, काफ़ी सारी डिफिकल्टीज भी आई थी मेरे सामने। लेकिन फिर मैंने बच्चों से कहा कि हो जाएगा बेटा, मेरा फर्स्ट टाइम है, धीरे धीरे मैं मैनेज कर लूँगा। फिर
कुछ दिनों के बाद, काफ़ी 10 दिनों के बाद मैं अपने आप को फेस कर पाया कैमरे के सामने, और फिर कंटिन्यूसली मैंने पढ़ाने स्टार्ट किया। और फिर बच्चे भी इतने इंटरेस्ट लेने लगे कि सर हमें तो क्लासरूम वाला माहौल मिल रहा है, आप पढ़ाते हो इतना अच्छा हो, आप इतने स्लो पढ़ाते हो, एक एक पॉइंट को इतना डीपली पढ़ाते हो, तो सर हमें तो बिल्कुल क्लास वाला माहौल मिलने लग गया, आप प्लीज़ कंटिन्यूसली करो। और यही नहीं कि मैं 11th और 12th स्कूल में पढ़ाता था और एक सेक्शन 10th पढ़ाता था, और सर ने, प्रिंसिपल सर ने मुझे 6 के 6 सेक्शन जो कोविड-19 की वजह से सारे के सारे सेक्शन मुझे दे दिए कि अनुज तो ही पढ़ा सारे सेक्शन, और 10th के सारे सेक्शंस को मैंने पढ़ाया, 11th के सारे सेक्शन को मैंने पढ़ाया। बच्चे इतने खुश होकर पढ़ते थे। सर आपकी क्लास इतनी होती है, मतलब अट्रैक्टिव कि सभी बच्चे उसको अट्रैक्ट होकर पढ़ते हैं सर। हाँ जी। मैंने भी सर काफी बार आपकी क्लास देखी है। ओके। हाँ जी सर। थैंक यू सर। तो आपकी लाइफ में तो क्लास तो सिद्धार्थ मैं बताना चाहूँगा, यस सर, आप हो मेरे स्टूडेंट, लेकिन आप भी कम नहीं हो। मैंने आपकी वीडियोस देखी है, क्या रीजनिंग के, क्या एसएससी सीजीएल के जो बच्चे कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, yes, आपने उनकी वीडियो बना रखी है, पेंटेक ऐसे कुछ, मतलब जो फैसिलिटी मेरे पास नहीं है वो आप इतने छोटी सी उम्र में आपके पास वो फैसिलिटी है। आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हो। वो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन और करना सिखा रहे हो, और वो आपने कैलकुलेटर से भी फास्ट मल्टीप्लिकेशन करके दिखाई, वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। और मैं अपने आने वाली वीडियो में आपका वो ट्रिक, वो मेथड जरूर यूज करूंगा। सच्ची सो मच सर, आप सभी से सीखा है सर। मैं भी आप डीएवी से मेरी स्कूलिंग हुई है सर। नहीं, एजुकेशन तो बेटा, शिक्षा तो वो होती है कि ज्ञान कहीं से भी लो। अब जो मुझे मिला है वो आपकी शॉर्ट ट्रिक, मैं उसको यूज करूंगा। तो मैं भी अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये अपने डीएवी का बच्चा है सिद्धार्थ, और 2017 या 18 का पास आउट है सिद्धार्थ। ठीक है, हालांकि ये मुझसे नहीं पढ़ा, मेरे सेक्शन में नहीं था, लेकिन ये बच्चा इतनी क्वालिटी रखता था सिद्धार्थ कि मैं इसको ना पढ़ाते हुए मैं इसको जानता था कि हाँ इस बच्चे में ये क्वालिटी है, ये बच्चा इतनी आगे जा सकता है। और अब देखो आप YouTube पे सिद्धार्थ हो रहा है, तो मैंने सिद्धार्थ की वीडियो देखी, और वीडियो देख के लगा कि हाँ ये बच्चा अच्छा, बच्चा इतना अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा है। सच्ची सिद्धार्थ, मैंने आपकी जो मिताली वाला इंटरव्यू देखा और उसमें आपकी प्रेजेंटेशन देखी ना, सच्ची में तब रह गया कि ये बच्चा अच्छा ऐसी प्रेजेंटेशन भी दे सकता है। मतलब जो पूरे जो होते हैं ना एक्टर वगैरह जो प्रेजेंटेशन देते हैं बिल्कुल कैमरा के फेस करके जैसे बैठते हैं, उनकी सिटिंग पोजीशन ही सबसे बेस्ट लगी मेरे को आपको एक्चुअली। थैंक यू सो मच सच्ची बहुत इंप्रेसिव, बहुत इफेक्टिव इंटरव्यू था आपका वो। थैंक यू सर। हाँ जी सर, तो मैथ्स को लेकर सर काफी मिथ्स होते हैं, बच्चों में डाउट होता है कि यार हमसे मैथ्स नहीं पढ़ा जाता, हमें मैथ्स में काफी डर लगता है। तो सर कुछ एक डाउट्स है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा उनको। तो हाँ जी तो आप सर ट्राई करना कि उनके डाउट्स दूर करें। ओके सर, पहला है कि बच्चे कहते हैं कि यार मेरे को मैथ से बहुत डर लगता है, मैथ से तो दूर भागते हैं, तो उसके लिए सर क्या किया जाए? तो मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ बेटा, मैथ से डर आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप मैथ को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हो। लेकिन बेटा मैं ये कहूँगा आपको कि मैथ को एक सब्जेक्ट के रूप में मत पढ़ो, मैथ को इंटरेस्ट के रूप में पढ़ो। जब तक आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं आएगा ना बेटा, आपको मैथ आ ही नहीं सकता। मैथमेटिक्स की डेफिनेशन ये है कि मैथ ये कहता है कि बेटा आप मेरे को टाइम दो, मुझे आप अपने इफेक्टिव 30 मिनट्स दो। वो इफेक्टिव 30 मिनट्स वो नहीं चाहिए जिसमें आप अपनी सारी कंसंट्रेशन पावर उस मैथ्स पे लगा सको, जो आप सोल्व कर रहे हैं, जो भी आप सम सोल्व कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आप सोल्व कर रहे हैं, जो भी आप थ्योरम्स रीड कर रहे हैं। थ्योरम्स के ऊपर मैं मेनली आना चाहूँगा अभी थोड़ी देर में। तो ये कह रहा हूँ बेटा, मैं जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, उसको आप पूरे इंटरेस्ट से, पूरे कंसंट्रेशन से करो। और मैथमेटिक्स में अपने इफेक्टिव 30 मिनट्स या 1 आवर, अपनी इफेक्टिव 1 आवर डालो मैथमेटिक्स को इंटरेस्ट मान के, तब आपको मैथ कोई बोझ नहीं लगेगा और सबसे इजी सब्जेक्ट ही आपको मैथ्स लगेगा बेटा। हाँ जी यस सर। हाँ जी, फिर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी थ्योरम को रीड कर रहे हो, यस सर, थ्योरम्स के लिए थ्योरम को बच्चे एक्चुअली क्या मानते हैं कि थ्योरम एक थ्योरेटिकल पोर्शन है जी। लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं कि थ्योरम को अगर आपने थ्योरेटिकल पोर्शन मान के और एज ए पैराग्राफ, एज ए ऐसे उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया चलते चलते, तो बेटा आपको थ्योरम कभी भी नहीं आएगी, आप थ्योरम से पीछे हटोगे हमेशा। थ्योरम्स में बेटे आप प्रैक्टिकल लॉजिक आप सर्च करना स्टार्ट करो। प्रैक्टिकल
का मीन्स मतलब क्या होता है कि आप जैसे थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ रहे हो ना, तो थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ के आप उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो कि इस थ्योरम में क्या कहा गया है। तो डायग्राम जैसे बन जाएगा तो वही थ्योरेटिकल पोर्शन आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाएगा। और थ्योरम हमेशा वो होती है जो पिछले रिजल्ट से बनाई गई जाती है। पिछले रिजल्ट का यूज करके कोई नया रिजल्ट जनरेट करना, वो एक्चुअली थ्योरम होती है। तो जैसे हमने थ्योरम को स्टडी करके रीड करके उसका डायग्राम बना लिया, तो उस डायग्राम में सोचो कि ऐसा मैं कौन सा रिजल्ट अप्लाई कर सकूं ताकि थ्योरम प्रूफ हो जाए। जैसे थेल्स थ्योरम ले लो, पाइथागोरस थ्योरम ले लो, उसमें सारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल लगते हैं, जो हमने पढ़े हैं वो सारे रूल लगते हैं, सिमिलरिटी के, कॉन्ग्रुएंसी के वो रूल लगते हैं, और उसी बेसिस वो थ्योरम प्रूफ होती है। ठीक बेटे, तो मैं कहूँगा बेटा थ्योरम को एज ए आप थ्योरेटिकल पोर्शन ना समझो, उसको प्रैक्टिकल पोर्शन बनाओ, उसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने में के बाद उसमें सर्च करो कि मैं ऐसा कौन सा रिजल्ट, कौन सी कंडीशन अप्लाई करूँ ताकि इस थ्योरम का प्रूफ हो जाए। तो आपको वो रास्ता जरूर दिखाई देगा बेटा। और कोई भी चीज़ हो बेटा जिसके पीछे हम जिसको लगातार कंटिन्यूसली रिपीटेडली जो चीज़ करते ना बेटे, एक टाइम ऐसा आएगा वो आपको सब कुछ आसान लगना लगेगा। ठीक है बेटे? यस हाँ जी। यस सर। सर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं मैथ्स के अंदर, हाँ जी। कंटिन्यूसली सोल्व कर रहे हैं, जैसे हमने 10 क्वेश्चन सोल्व किए तो 7 सोल्व हो गए, जैसे 8th क्वेश्चन पे आए, 9th क्वेश्चन पे आए, वो सोल्व नहीं हो रहे। तो उस टाइम होता क्या है सर, जो दिमाग में ऐसा आता है कि यार अब सोल्व ही नहीं हो रहा, हाँ। उस टाइम हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, उसको बंद करके रख देते हैं कि यार अब छोड़ो, अब नहीं होगा। तो सर उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम? तो बेटा मैं कहूँगा, अगर आपने इसी किसी एक्सरसाइज को लिया है आपने, और उसके एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन है, 7 आपसे हो गई, 8 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि सर ये तो मेरे से नहीं हो रहा, तो जो एक्सरसाइज होगी उससे एक्सरसाइज से पहले हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, और एग्जाम्पल से भी पहले वेरी फर्स्ट होते हैं बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस कभी भी जो सोल्व नहीं होते वो किसी न किसी बेसिक कॉन्सेप्ट की कमजोरी की वजह से नहीं होते। हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल को रीड किया, उसी बेसिस पे क्वेश्चन करने स्टार्ट किए, 5 क्वेश्चन उसी बेसिस पे मिल गए आपको, वो सोल्व हो गए। 6ठे क्वेश्चन कोई नहीं मिला, उस कॉन्सेप्ट पे नहीं मिला, वो आपसे सोल्व नहीं हुआ। तो आप बेटे उस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट को पहचानो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो दिया जाएगा कोई भी चैप्टर का, कोई भी एक्सरसाइज का, उस बेसिक कॉन्सेप्ट से बाहर तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ये मान के चलो आप। तो कह रहे कि ये एक्सरसाइज जैसे मैं पढ़ रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, तो पाइथागोरस के थ्योरम के ही क्वेश्चंस मिलेंगे उसके ऊपर। ठीक है ना जी? तो ये जो भी एक्सरसाइज मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं थेल्स थ्योरम के क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो थेल्स थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चन उसके अंदर मिलेंगे, उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो हो सकता है कि थेल्स थ्योरम में हमारी वो कमी रह गई हो, वो कॉन्सेप्ट हमसे छूट गया हो, जिस कॉन्सेप्ट की वजह से वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा हो। तो मेन है बेटे मैथमेटिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले जिस बच्चे के अच्छे होंगे वो सारे क्वेश्चंस निकाल जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता आपसे, तो एक्सरसाइज से पहले जाओ, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को फिर से रीड करो। ये देखो ये जो क्वेश्चन है वो किस बेसिक कॉन्सेप्ट से उठाया गया है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से पढ़ोगे ना, 1-2 बार पढ़ोगे और फिर आप ट्राई करोगे उस क्वेश्चन को, तो 100% आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा? यस सर, हाँ थैंक जी। यू सर। हाँ जी, सर मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स को रेगुलर टाइम देते हो तो। मैं आपको बता दूं सिद्धार्थ, और अपने बच्चों को बताना चाहता हूं कि मैथ्स में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100/100 लाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन में, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में या लिटरेचर सब्जेक्ट में 100/100 लाना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं एक आधे नंबर हमारे काट लेते हैं, ऐसे पैराग्राफ जो भी होते हैं उसमें। लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, सही तो सही और गलत तो गलत। इसलिए मैं हर साल अपने बच्चों को कहता हूँ बेटे मैथमेटिक्स में 100 सब मार्क्स लाने तो आपको ये करना पड़ेगा। सबसे पहले पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा बेटे, अपनी आप मेंटेन करना है आपको सेपरेट नोटबुक, चाहे वो नोटबुक आपके स्कूल की हो, होमवर्क नोटबुक हो स्कूल की, या ट्यूशन की नोटबुक हो, आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है अच्छे से। वो नोटबुक केवल मैथमेटिक्स की हो, उसमें डे वाइज और डेट वाइज काम लिखा हो। अगर आपके टीचर ने 11 तारीख को ये करवाया है तो उसमें 11 तारीख का नाम मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, कि जाके हम बाद में कोई टेस्ट की तैयारी करें, कोई एग्जाम की तैयारी करें, तो क्या हमें डिफिकल्टी ना हो कोई फेस करने में कि हाँ ये पोर्शन उस टाइम करवाया था, ये हमें में मिल जाएगा। क्या होता है बच्चों का रफ कॉपी बना लेते हैं, उसमें हिंदी का काम, उसमें मैथमेटिक्स का काम, उसमें फिजिक्स का काम, और फिर वो बच्चे रफ कॉपी भर जाती है उसको साइड कर देते हैं।
लेकिन जिस बच्चे को 100/100 मार्क्स लाना है वो मैथमेटिक्स की अपनी सेपरेट नोटबुक बनाए, ठीक है। साथ ही साथ जो मैं करता था सिद्धार्थ, मैं वो आपको बताता हूँ। मैं एक फ्लैश कार्ड बनाता था। फ्लैश कार्ड क्या होता था मेरा कि उसके पीछे मैं हल्का सा गोंद लगाता, कोई भी मैं कार्डबोर्ड का टुकड़ा काटता हल्का सा, उस पे मैं बेसिक रिजल्ट लिखता था। हर एक चैप्टर के बेसिक रिजल्ट लिखता। अगले पेज में उसको चेंज करता तो उस पेज पे वो फॉर्मूले मिलते उसी चैप्टर के, ठीक है। फिर मैं अपने बनाता था वर्किंग रूल, हर एक चैप्टर के वर्किंग रूल। जैसे कोई क्वेश्चन है, वो ट्रिकी क्वेश्चन है, उस ट्रिकी क्वेश्चन को मैं कैसे करूं ताकि वो सोल्व हो जाए और वो लॉन्ग टाइम तक मेरे को याद रहे। तो मैं क्या करता था, उस अटपटे क्वेश्चन के वर्किंग रूल में अपने आप से वर्किंग रूल बनाता और वो फ्लैश कार्ड पे चिपकाता। और जो भी मेरे फ्लैश कार्ड होते थे, जो मेरी टेबल होती थी स्टडी टेबल, उस स्टडी टेबल पे मैं उसको फेविक्विक से फेविस्टिक से उसको चिपकाता था अच्छे से, ताकि वो सारे बेसिक रिजल्ट बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे आंखों के सामने रहे। जब भी मैं स्टडी टेबल पे बैठूं पढ़ने के लिए तो मेरे को दिखते रहे। और जो सबसे पहले नज़र मेरी उस पर पड़ती थी कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को सोल्व नहीं होता और ये क्वेश्चन इसकी ट्रिक ये है, तो अगर मैं उस ट्रिक को 3 से 4 बार देखता हूँ तो वो माइंड में ऐसा सेट हो जाती है वो कि वो कभी नहीं भूलते। थर्ड पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ बेटे कि आपको अपने माइंड को ये याद दिलाना पड़ेगा कि जो भी मैं पढ़ूंगा वो मुझे याद होगा ही होगा, जो भी मैं करूँगा वो क्वेश्चन मेरे से होगा ही होगा। अगर आपने अपने माइंड को ये एनर्जी दे दी बेटे, ये पावर दे दी कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद करना ही है या मुझसे याद होगा ही, तो डेफिनेटली आप मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे बेटे, ठीक है बेटे। तो फोर्थ पॉइंट मैं ये कहूँगा बेटे कि जैसे आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप अपने, ये जरूर नहीं होता कि आपके टीचर ने कह दिया कि बेटे नहीं आपको 5 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। आप मैथमेटिक्स बुक लेके बैठ गए और 5 घंटे आपने दे भी दिए, लेकिन वो 5 घंटे किसी के दबाव से दिए तो बेटा वो 5 घंटे आपके टोटली वेस्ट है। लेकिन अगर आपने ये समझ के दिए कि मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आपने उसमें अपने इफेक्टिव 1 ओवर या 130 1.3 ओवर दे दिया, आपने 1.5 घंटा आपने मैथमेटिक्स को दे दिए, तो वो 1.5 घंटे इफेक्टिव 1.5 घंटे आपके ज़्यादा काम आएंगे बेटे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है बेटा जिसको आप यूज करके मैथ में आप 100/100 ले सकते हो। सबसे मेन क्या है, रेगुलर स्टडी बेटा आपकी सबसे मेन है। अगर आपके टीचर ने कोई आपको होमवर्क दिया है, अगर आप उसको प्रॉपरली रेगुलरली कर रहे हो आप, तो आपके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, ठीक है बेटा। हाँ जी, थैंक यू सर। ओके बेटा। सर मैथमेटिक्स डे, हाँ जी बताइए सर। मैथमेटिक्स डे पर कोई भी मैसेज देना चाहेंगे सर हमारे स्टूडेंट्स को? हाँ जी बेटा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैथ के बिना कुछ भी नहीं है। आप अपने आजू बाजू कहीं भी देखोगे, कहीं भी आपको नजर आएगा वो मैथमेटिक्स नजर आएगा। मैथमेटिक्स के बिना कुछ नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटे मैथमेटिक्स डे पे कि बेटा मैथ्स को आप जितना इंटरेस्टेड और कंसंट्रेशन पावर से पढ़ोगे, मैथ उतना ही करीब आपके आता चला जाएगा। मैथ को एक सब्जेक्ट के रूप में ना लो, मैथमेटिक्स को एक इंटरेस्ट के रूप में लो। अगर आपने मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया ना, तो मैथमेटिक्स आपको खुद से ही आना लग जाएगा। एक 10 दिन 15 दिन आप ये लेके देखो कि मुझे मैथ में आगे ये करना है, मुझे मैथ में आगे ये करना है, मैथ मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। अपने माइंड को ये याद दिलाओ कि मुझे मैथ बहुत अच्छा लगता है, मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट मैथ है, और फिर आप मैथ को पढ़ना स्टार्ट करो। और आप ऐसे रेगुलरली आप प्रैक्टिस करोगे तो मैथमेटिक्स आपको जरूर आएगा बेटे, ठीक है। हाँ जी सर, मैथमेटिक्स डे पे आप भी कुछ नया कर रहे हैं, एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं सर, जी ऑडियंस को बताएंगे सर? हाँ बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को सर रामानुजन का बर्थ डेट है, तो उसी दिन मैं अपनी एक पर्सनल ऐप लॉन्च कर रहा हूँ गूगल प्ले स्टोर पे, अनुसर मैथ क्लासेज के नाम से। तो ये मेनली ऐप उन बच्चों के लिए काम आएगी जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, जो बच्चे गाँव से हैं, जो ट्यूशन क्लासेज नहीं ले पाते और इस कोविड की सिचुएशन की वजह से कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं, स्कूल भी ऑफ है, काफ़ी सिचुएशन ऐसी क्रिएटिव होती है। तो उस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐप लॉन्च की है अनुसर मैथ क्लासेज के नाम से। आप बेटे उस ऐप से इजीली
डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और आप इजीली आप मेरे सारे लेक्चर उस ऐप से देख सकोगे। मैंने 100 से ज़्यादा फ्री लेक्चर्स उस ऐप में डालेंगे बेटा। वो 22 तारीख को ऐप आपके सामने आ जाएगी। 22 तारीख को सारे फ्री लेक्चर मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा उस ऐप के अंदर, ताकि आप उसको इजीली देख सको बेटे। और उसकी क्वालिटी इस तरीके से होगी कि आप 144 पिक्सल पे भी चलाओगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा बेटा। वाह सर। हाँ जी। एक उसके अंदर और क्वालिटी है ऐप के अंदर कि उसमें आप अपना जो भी सीखोगे आप उसमें अपनी टेस्ट भी कर सकते हो कि आपने आज क्या सीखा, उसके अंदर आपने कितना उसने अचीव किया उससे। तो उसमें एक टेस्ट सीरीज भी होगी, वो टेस्ट सीरीज हर एक चैप्टर की होगी। आप उस टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चंस आपके सामने शुरू हो जाएंगे आने के लिए। तो 4 ऑप्शंस हर एक क्वेश्चन को मिलेंगे, आपको 30 सेकेंड भी दिया जाएगा और टाइमर उसमें चलता रहेगा और आप उसको क्वेश्चन को सोल्व करते जाओगे और जैसे ही टाइम अप होगा आपको जवाब देना पड़ेगा। ये है सारी चीज़ में सारी फैसिलिटी आपके उस ऐप में अंदर मिलेगी बेटे। सर सैल्यूट यू। ओके थैंक यू बेटे। पूरा सर क्लास का माहौल बना दिया आपने इस कोविड सिचुएशन के अंदर, इतना सब कुछ कर लिया सर। नहीं बेटे नहीं, आगे भी आप अभी कुछ नहीं किया, अभी तो ये स्टार्टिंग है, ये समझ लो। और आगे भी मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ बेटे, बहुत कुछ करना चाहता हूँ। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। और फाइनली मैं ये कहूँगा कि सिद्धार्थ आपसे मिलके सच्ची बहुत अच्छा लगा। अब एक टाइम ऐसे भी आएगा मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए भी आपके पास आऊँगा। और फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ अपने बच्चों को कि बेटा ये अपने डीएवी का बच्चा है और डीएवी का ही क्यों, ये तो अब फेमस हो गया बच्चा। जैसे मैंने सिद्धार्थ का चैनल देखा सच्ची मैं इतना इम्प्रेस हो गया इस बच्चे से कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा है बच्चा। और मैं ये चाहूँगा कि डीएवी का प्रत्येक बच्चा अगर इस वीडियो को लाइक करता है, चैनल को सब्सक्राइब करता है, तो विद इन 1 मंथ 1 लाख सब्सक्राइबर सिद्धार्थ आपके होंगे। और होंगे, डेफिनेटली होंगे। यस सर, बिल्कुल होंगे। अगर डीएवी का एक बच्चा भी, डीएवी का प्रत्येक बच्चा भी लाइक करता है तो डीएवी इतनी बड़ी संस्था है सिद्धार्थ, वो डीएवी आपकी तो संस्था है, आपके दोस्त है उसके अंदर सारे। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रत्येक बच्चा आपके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। और देखना सिद्धार्थ विद इन 1 मंथ आपके 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर आपके मिलेंगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। ओके बेटे। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको अनुज सर से। सो एट लास्ट थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सर। ओके सर, ओके बेटा सिद्धार्थ, ओके सर, थैंक यू सर। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप एंड में आ ही गए हैं तो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज। आप में से कोई भी 2 व्यूअर जीत सकते हैं रियलमी के पावर बैंक्स, कोई भी 3 व्यूअर जीत सकते हैं रियलमी के ईयरफोन्स। सो करना कुछ नहीं है, वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कमेंट जरूर करें कि आपको सर से कौन सी ऐसी चीजें सीखने को मिली है। और दूसरी बात, यदि आप इस वीडियो को डिसलाइक करें तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करें कि हम इस वीडियो को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।